फातिमा, आप शुरू कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम फातिमा है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की छात्र हूँ। आशा करती हूँ कि इस कोरोना के मुश्किल समय में आप सब कुशल मंगल हो। आज का सेमिनार महिला के कुछ जरूरी कानूनी अधिकार और महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। आज हमारी जो लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी है जो ये सेमिनार कर रही है, उनकी चेयरपर्सन मिस अंजलि थानवी भी शामिल है। एक महिला होकर मैं भी आपकी समस्याओं से अवगत हूँ और एक विधि छात्र होकर मैं ये समझती हूँ कि कानूनी अधिकार जानने का कितना महत्व है। आज हम कई कानूनी अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए हम हमारी चर्चा घरेलू हिंसा से शुरू करते हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक परिवार या एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि सभी परिवारों में घरेलू हिंसा कोई ना कोई प्रकार में मौजूद ही है। शायद ही कोई परिवार हो जो घरेलू हिंसा से जूझता ना हो। और तो और कोविड-19 के जो समय में घरेलू हिंसा की समस्या कितनी बढ़ गई है। शायद आपको पता नहीं होगा, पर घरेलू हिंसा के कई प्रकार है। इन प्रकारों में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक नियंत्रण, मानसिक शोषण जैसे कई प्रकार शामिल हैं। पहले हम देखेंगे कि शारीरिक हिंसा क्या है। शारीरिक हिंसा में दूसरों के खिलाफ शारीरिक बल का प्रयोग शामिल होता है। इसके उदाहरण हो गए मारना, धक्का देना, गला घोटना, शराब का उपयोग करने के लिए मजबूर कर देना, हथियार उठाना। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि वो ये शारीरिक हिंसा होगा। अगले प्रकार पे आते हैं, यौन हिंसा। यौन हिंसा में किसी व्यक्ति के मान सम्मान का उल्लंघन शामिल होता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं किसी के साथ जबरदस्ती यौन संपर्क रखना, बलात्कार और कोई भी अवांछित यौन व्यवहार। चलिए हम अगली प्रकार पे आ जाते हैं, मानसिक शोषण। मानसिक शोषण को अक्सर डराने, धमकाने, नुकसान की धमकी के रूप में देखा जाता है। शायद आपने देखा ही होगा कि धमकी के माध्यम से आदमी एक महिला को के मन में कितना भय पैदा कर सकता है। मानसिक शोषण करने वालों का एक ही उद्देश्य है, वो है किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की भावना को कम करना। इसके उदाहरण कई है, पर हम देख सकते हैं कि आलोचना, किसी की हमेशा आलोचना करना, उनको नाम पुकारना, अपनी पत्नी को ऐसे तरह से व्यवहार करना कि जैसे वो नौकर ही हो, तो ये सब मानसिक शोषण में आ जाएगा। चलिए आखिरी प्रकार हम समझ लेते हैं, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण में पीड़ित को आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पर निर्भर बनाया या बनने की प्रयास होती है। आर्थिक शोषण के उदाहरण तो कई है, पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई अपनी पत्नी को काम करने से रोक देता है या शिक्षा प्राप्त करने से रोक देता है, तो यह आर्थिक शोषण होगा। पर अब हम समझेंगे कि आप क्या कर ही सकते हैं या आप दूसरों को की मदद कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है ये। पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुए मानसिक और शारीरिक शोषण के बारे में पुलिस को 100, मैं नंबर रिपीट कर लेती हूँ, पुलिस को 100 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि वो थाने ना जा सके तो आप फोन कर लीजिए पुलिस को 100 पर, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप पुलिस को बता सकते हैं। भारत सरकार द्वारा हर जिले में एक क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल भी स्थापित किया गया है, जहां पीड़ित को जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो पुलिस से सीधा जाके, वहां एक हेल्प डेस्क होगा, वहां आप सीधा जाकर संपर्क कर सकते हैं पुलिस से। तो आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल पर जाके पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 के समय में एनसीडब्ल्यू जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी स्थापित किया है, जहां एक महिला सीधा व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकती है, मुझे कोई भी मदद की जरूरत है, तो आप व्हाट्सएप पर ये संदेश भेज सकते हैं।
जब आपका ये संदेश एनसीडब्ल्यू के लीगल सेल को पहुंच जाएगा तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आपके हस्ताक्षर और आपका पता मांगेंगे। इसके अलावा कई सारे हेल्पलाइन नंबर है हमारे देश में जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको 2 बता देती हूँ, पर आपके स्क्रीन पर कई सारे नंबर दिखाई देंगे। तो पहला तो है जो एक हेल्पलाइन नंबर सिर्फ घरेलू दुर्व्यवहार के लिए बनाया गया है। इसका नंबर है 181। मतलब आप ये नंबर पर फोन करिए 181 पर, और अगर घरेलू दुर्व्यवहार की कोई भी किससे संबंध कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें बता सकते हैं। दूसरा नंबर है एक महिला हेल्पलाइन नंबर जो अखिल भारतीय के लिए है। तो अगर आप कोई भी दूसरे देश में, अगर आप कोई भी दूसरे स्टेट में भी हो तो आप ये नंबर पर फोन कर सकते हैं। यह नंबर है 1091 1091। तो ये दूसरा नंबर है जिससे आप फोन कर सकते हैं। फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुओं का लेन देन हो सकता है। इसके ऊपर एक कानून भी बनाया गया है। यह कानून का नाम है दहेज निषेध अधिनियम। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, दहेज निषेध अधिनियम। यह कानून दहेज प्रथा की प्रॉब्लम जो है इससे जूझने के लिए बनाया गया है। यह कानून के अनुसार दहेज लेन देन या इसके लेन देन की सहयोग करने पर आपको 5 वर्ष तक कैद हो सकती है या आपको 15,000 रुपए की जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो जो दहेज प्रथा है वो बहुत खराब प्रथा है और इसका जो इसके जो दंड भी है बहुत अधिक दंड है। 5 साल आप जेल जा सकते हैं या आपको 1,500 रुपए भी भरने पड़ सकते हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं। आईपीसी के धारा 304 दहेज हत्या से संबंधित एक कानून है। तो जो दहेज हत्या से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इसके साथ एक कानून भी बनाया गया है 304। आईपीसी जो है उसकी धारा 304। इसके तहत अगर किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के भीतर शारीरिक चोट लगने पर, जलने या कोई भी आपराधिक परिस्थितियों में हुई हो और यह साबित हो सकता है कि पति या पति के कोई भी रिश्तेदार द्वारा यह महिला को परेशानी हो रही थी, तो दहेज के संबंध में वो अपराधी को कम से कम 7 वर्ष की कैद हो सकती है और अधिक से अधिक आजीवन कारावास भी हो सकती है। तो यह हुआ दहेज प्रथा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो दहेज प्रथा के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए और आप पूछ लीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज दोहराऊं तो मैं दोहरा लेती हूँ। चलिए मैम किसी हाँ बताइए। मैम एक्चुअली औरतें निकल के आके बताना नहीं चाहती है, किसी के साथ अगर कुछ होता है डरती है कि किसके पास जाए। आपने कानून तो बताए बट उसके लिए उनको कहाँ संपर्क करना चाहिए? कानून की धारा इनको पता चल जाती है, सीरियल्स वगैरह में सब जगह अपने को बताते रहते हैं ये धारा है, ये है, वो है, बट उसके साथ अपवाद में ये भी बताते हैं कि पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर वकील की फीस लगती है। तो उस सारी चीजों को देखते हुए औरतें अंदर के अंदर दब के रह जाती है। तो उसका भी कुछ सोल्यूशन हो या कुछ जानकारी हो कि काउंसलिंग होती है, घर वाले को समझा सकते हैं, इसमें कहीं बदनामी नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है तो वो भी आप जानकारी प्लीज दीजिएगा। जरूर। तो हमने पहले जो बताया था एक हेल्पलाइन नंबर है, तो ये हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। आपकी जो भी चिंता है ये आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बता दीजिए। अगर ये भी नहीं करना तो जो क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बनाया गया है आपके जिले में, वहां भी आप जाकर बता सकते हैं कि आपकी जो भी आलोचना है उनको जाके बता दीजिए। और कानूनी फीस की आपने बात की, यह भी हम हमारे जो सेमिनार में हम बात करने वाले हैं कि जो महिला है उन्हें कानूनी फीस भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वो फ्री में मुफ्त में कानूनी सेवाएं ले सकती है। इसके बारे में मैं और मेरी सहेली बहुत बात करने वाले हैं। तो दहेज प्रथा का ये हमारा मामला हो गया। चलो दूसरी बात है, हमारा एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ दहेज प्रथा के बारे में। ये 4 चीजें, हाँ बताइए। हेलो।
हाँ, बताइए बताइए। मैम अगर कोई चाहे कंप्लेन करना भी, बट उनका सपोर्ट कोई नहीं करता है, तो इस वजह से वो वापस पीछे हट जाती है कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं इस आगे नहीं बढ़ सकती, कि वो अकेली होती है बिल्कुल। आपने एक तो बहुत मैम इसमें महत्वपूर्ण बात उस कही। वक्त वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकती है, इसलिए मैंने आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए वो आपकी बहुत सहायता कर सकती है। जो एनसीडब्ल्यू है वो आपकी सहायता करेगी। अगर आपके पीछे, आप ये नहीं सोचे कि आपके पीछे कोई नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आपकी सहेलियां नहीं है, सरकार आपके पीछे है, जो कानून है आपके पीछे है। अगर आप ये फोन पे आप अब फोन करेंगे तो आपको बहुत सारी सहायता देगी। सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी कि कानून क्या है या कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई अधिक सहायता सहायता भी चाहिए तो ये हेल्पलाइन से आपको मिल सकती है ये सहायता। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये 4 चीजें अब मैं आपको बताने जाने वाली हूँ दहेज के बारे में। जो ये 4 चीज आपको याद रखनी ही चाहिए। पहले तो दहेज लेना या देना अपराध है, ये पहली चीज। दूसरी, यह अपराध वर या वधु के परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ लागू हो सकता है। तो यह नहीं है कि सिर्फ वधु या वर के परिवार पे लागू होगा, दोनों के परिवार के सदस्यों पे लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि दहेज सिर्फ लेना अपराध नहीं है, पर देना भी अपराध है। तीसरी बात, यह सभी धर्मों पर लागू है। ये सिर्फ एक धर्म पर लागू नहीं है, सभी धर्मों पर यह लागू है। और चौथी बात, इस अपराध के अनुसार दहेज शादी के बाद या पहले दोनों लिया जा सकता है। और दहेज का मतलब केवल पैसा नहीं है, तो आभूषण, फर्नीचर, ये दूसरी चीजें जो भी है वो भी दहेज मानी जा सकती है। चलिए अब हम हमारी दूसरी चर्चा पे आ जाते हैं। और ये बहुत ही, ये जो बात मैं आपको बताने जाने वाली हूँ बहुत ही मेरे भी करीब है ये बात। यौन उत्पीड़न। हमारे देश में कई ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचा सके। इसमें से एक कानून है कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इसके नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के ऊपर जानकारी देता है। तो अगर हमारे तो कई यौन उत्पीड़न के कानून है, पर जो यौन उत्पीड़न जो कार्यस्थल पर होता है इसके साथ एक स्पेसिफिक कानून है। ये एक कानून बनाया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि यौन उत्पीड़न होता क्या है। सभी महिलाएं कभी ना कभी यौन उत्पीड़न से पीड़ित हुई है या किसी को जानती है जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित हो। फिर भी मैं आपको 4-5 उदाहरण दे देती हूं जिससे आप और समझ सकते हैं कि कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न क्या हो सकता है। पहली तो चीज है कि अगर किसी महिला को कोई बुरी नजर से देखे तो वो भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। अगर बाहर जाने के लिए कोई अवांछित या लगातार अनुरोध करे तो वो भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। कोई ताने मारे जो यौन प्रकृति के हो, वो भी यौन उत्पीड़न है। किसी को एसएमएस, व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें भेजना, किसी का पीछा करना, किसी महिला पर शारीरिक हमला करना, यह भी यौन उत्पीड़न है। तो अगर आप देखते हैं, अगर आपकी सहेली आपके पास आकर कहे कि कोई मुझे फोटो भेज रहा है व्हाट्सएप पर जो अश्लील तस्वीर है, तो वो भी यौन उत्पीड़न होगा। आप पुलिस को जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न है। अब हम देखेंगे कि आप कंप्लेंट कैसे दर्ज करवा सकते हैं जब आप या कोई और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से पीड़ित हो। तो कोई भी पीड़ित महिला जो है वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करवा सकती है। कहाँ दर्ज करवा सकती है? तो आपके कार्यस्थल में एक आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है जिसको आप लिखित सूचना लिख सकते हैं, और यह सूचना जो आप लिख रहे हैं वो 3 महीने के अंतर्गत होनी चाहिए। तो जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुई उसके 3 महीने के अंतर्गत आपको ये सूचना लिखनी पड़ेगी। यदि पीड़ित महिला अपने शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण शिकायत नहीं भी लिख सकती तो वो किसी और को बोल सकती है कि वो उसके लिए
ये शिकायत दर्ज करवा सके। तो यह नहीं है कि सिर्फ आपको जाके दर्ज करवानी पड़ेगी। अगर कोई भी कारण की वजह से आप नहीं दर्ज करवा सकते 3 महीने के अंतर्गत, तो आप किसी और को बोल सकते हैं और वो आपके लिए ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको अभी कोई प्रश्न है यौन उत्पीड़न के बारे में या कैसे कंप्लेंट हम दर्ज करवा सकते हैं, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि अभी कोई प्रश्न ना हो, फिर भी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जब मैं खत्म कर लूंगी तो तभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। चलिए हम हमारे अंतिम कानूनी अधिकार पर आते हैं, गिरफ्तारी कानून। कानून महिलाओं को ईमेल के माध्यम से, जो ईमेल होता है उसके माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने का या कोई भी पुलिस स्टेशन को भेजने का मौका देती है। तो अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप डाक पते जाके शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसका प्रबंध सिर्फ महिलाओं को है, तो आपको पुलिस थाने जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ईमेल से या डाक थाने जाके डाक पते से आप भिजवा सकते हैं आपका कंप्लेंट। इसके अलावा शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस कांस्टेबल आपके घर भी आ सकते हैं, पर ऐसा तब होता है जब कोई महिला शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन जाने की स्थिति में ना हो। तो अगर आप पुलिस स्टेशन ना जा सके, अगर आप स्थिति में नहीं हो कि आप पुलिस स्टेशन जा सके, तो पुलिस कांस्टेबल आपके घर भी आ सकते हैं। आपके साथ में एक अब बहुत महत्वपूर्ण चीज शेयर करना चाहती हूं। इसका नाम है 0 FIR, यानी शून्य FIR। ये 0 FIR क्या है? एक महिला के द्वारा FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे वो जगह घटना हुई हो या ना हो। आप कोई भी जगह जाकर शून्य FIR यानी 0 FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगर मामला एक जगह हुआ है और FIR दूसरी जगह हुआ है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपने आप सही जगह FIR भिजवा देगी। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे गिरफ्तारी कानून के बारे में। आईपीसी की धारा 46(4) आईपीसी की धारा 46(4) में कहा गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच एक महिला को पुलिस स्टेशन जाने से मना करने का अधिकार है। ये आपका अधिकार है कि आप बोलो कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली पुलिस स्टेशन, ये 6 बजे के बाद या 6 बजे सुबह से पहले हुआ है। भले ही उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी वारंट हुई हो या नहीं, आपका अधिकार है कि आप कहे नहीं, मैं नहीं जाने वाली। अगर आप देख रहे हैं कि कोई दूसरी महिला को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप उस पर रोक लगवा सकती है। ये आपका अधिकार है। हालांकि एक महिला को शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गिरफ्तार किया जा सकता है अगर उसे एक महिला अधिकारी गिरफ्तार कर रही है और अगर वो सिर्फ महिला पुलिस स्टेशन ले जा रही है। तो अगर कोई आदमी जो आपको भी मेल अधिकारी जो है वो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु अगर कोई महिला अधिकारी है जो आपको महिला पुलिस स्टेशन ले जा रही है तो उस टाइम पे आपका अरेस्ट हो सकता है, गिरफ्तार हो सकता है। क्या आपको यह पता है? और अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी जो कानूनी सेवाएं है वो आप मुफ्त में ले सकती है। इसके बारे में मैं थोड़ी आपको बातें बताऊंगी अभी। तो आपको मुफ्त में कानूनी सेवाओं का अधिकार है। आपका ये हक है कि आप मुफ्त में कानूनी सेवाएं ले। महिला का यह भी अधिकार है कि वो किसी भी न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्रवाई मुफ्त में करवा सकती है। इसकी और जानकारी मेरी सहेली सौम्या जो है वो आपको देगी। यह सभी कानूनी अधिकार जो मैंने आपको अभी बताए, इस पे हमारी कमेटी ने कई सारे YouTube वीडियो बनाए हैं जो हम आपको भेज देंगे। यह वीडियो काफी छोटे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं और हम आशा कर रहे हैं कि जो हम वीडियो आपको भेज रहे हैं वो आप और लोगों को भेजें, आपके परिवार, आपके दोस्त या कोई भी व्यक्ति जो ये कानून जानकर उसका लाभ उठा सके। चलिए आखिरी बात पे आ जाते हैं।
महिला सशक्तिकरण ना केवल आपके अधिकारों को जानना है, पर आर्थिक तौर से स्वतंत्र होना भी है। अब मेरी प्रिय सहेली सौम्या, जो मेरी विद्यालय की एक छात्रा है, आपको महिला सशक्तिकरण के कई स्कीमों के बारे में बताएगी। जी नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और जैसा कि हमने मेरी साथी फातिमा से जाना और जैसा कि हम सब इस दुखद सच्चाई से वाकिफ हैं कि अभी भी महिलाओं को कई सारी सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज और क्या क्या नहीं। लेकिन हमने यह भी जाना कि कैसे आप इन सामाजिक बुराइयों से लड़ सकती हैं। तो इसी लड़ाई का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी होएं और आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बने। इसी उद्देश्य से आज मैं आपको सरकार द्वारा चलाई गई कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी मदद करेंगी। यह स्कीम्स का उद्देश्य महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण फैलाना है। इन लाभदायी स्कीम्स के बारे में जानने से पहले हमारी कमेटी ने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आप सबके लिए। यह वीडियो आप जैसे ही महिलाओं की प्रेरणात्मक कहानियों के बारे में है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप सभी देश के विकास में हमारे गांव देहात को, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मुसाफिर था जाने दे, आंगन में आने दे, जीते चल जीते चल जीते चल। तो कोई ठिकाना ही नहीं ना, कभी आ गई कभी नहीं आई। कहो आ जाए तो कहो सब कोई जब सोने लगे तब आती तो क्या फायदा है। हमको लालटेन से मतलब रोशनी मिल रही है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहेंगे। लाइट नहीं रही तो अंधेरा तो रहा, अंधेरा रहा, दिक्कत होत रही। अब जब से लाइट लग गई तब से बहुत हमें मतलब समझता अच्छा बा, लड़कियां पढ़ाता है लिखाता है और सब कुछ काम होता है। मैं मुंगेर बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 2013 से मशरूम की खेती कर रही हूँ। लेकिन महिला को ऐसा हम खेती बताते हैं कि घर में ही खेती करके महिला अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। 1 किलो पहले अपना पैसा का बीज मंगा के अपना जो पलंग पर सो रहे थे वही पलंग के अंदर हम लगा दिए। सभी जगह का अभाव था जगह का, वही चारों साइड साड़ी का जो है हम ढक दिए। वैज्ञानिक सब बताए कि बीना जी कहाँ पर खेती कर रहे हैं। हम बोले कि सर मेरा जगह रूम नहीं है, तो आके देख लीजिए मेरा ही एक रूम है, उसी के अंदर हम पलंग के अंदर लगा दिए हैं। आके फोटो खींच के ले गए विश्वविद्यालय सबौर ले गए, मुंगेर ले गए, मुकेश्वर, रीता मैडम, अनिता मैडम सभी। तब जो है वहां से हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जो है स्कॉर्पियो में हम बैठ के हम विश्वविद्यालय सबौर जाएंगे। उसी समय मुख्यमंत्री हमको प्राइज दिया
बहुत हमको अच्छा लगा कि पहला बार हम स्कॉर्पियो में बैठ के हम गए, जो है इतना बड़ा पुरस्कार मिला। और तब सरपंच हम फिर बन गए, सभी बनाया। तब फिर अररिया गए, जिला अररिया जिला गए, 20 जिला जो है 20 गांव जाके फारबिसगंज किशनगंज सभी महिला को हम प्रशिक्षण देने का काम किए। इस समय हम लोग हाट लगाए मेरा गांव में ही, कि सभी महिला दीदी जो है बैठकर अपना हाट में बेच लेती है। हम भी खुद बेचते हैं, महिला और जेंट्स में कोई अंतर नहीं है। बाहर जाके निकल के अपने से खुद कीजिए तो आभास होगा, अच्छा लगेगा, अब आगे बढ़िएगा। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से हिम्मत और प्रेरणा मिली होगी, और हम सब आशा करते हैं कि एक दिन किसी न्यूज़ चैनल पर हम आपकी भी ऐसी ही सफलता की कहानियां देखें और सुनें। इस पहल में आपकी मदद सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाएं कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको इन योजनाओं के बारे में एक एक करके बताती हूँ। पहली योजना है महिला ई हाट। मैं आपको इस योजना के बारे में बताने के लिए एक महिला की सच्ची कहानी का उदाहरण देना चाहती हूँ। इन महिला का नाम है गोदावरी सतपुते। तो गोदावरी एक 38 साल की महिला है जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से है। वह एक गरीब परिवार से है, और जब उनके पति की नौकरी चली गई तो उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। लेकिन गोदावरी ने यह फैसला कर लिया कि वह अपने पति और अपने परिवार की मदद करती रहेगी। गोदावरी के पास कोई शिक्षा नहीं थी, तो उन्होंने दीपक बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने यह दिए बना के अपने स्थानीय बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और अब देखिए, वह अपने दिए इन स्थानीय बाजारों में बेचती ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वह और कई महिलाओं को रोजगार भी देती है। और तो और 2013 में उन्हें महिला उद्यमी ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। शायद यह उदाहरण कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी मेल खाता है। इस कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। आप यह ऐप एकदम मुफ्त में डाउनलोड कर सकती हैं। इस ऐप का नाम है ई हार्ट ऐप। मैं वापस बता देती हूँ, जो ऐप आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है ई हार्ट ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और अपना अकाउंट बनाइए। इसके बाद आप उठा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहला, आपको 18 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु का एक महिला होना चाहिए। दूसरा, आपको भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। तीसरा, जो सामान आप बेचना चाह रही हैं अपने अकाउंट पर, वह अवैध नहीं होना चाहिए। तो बस यही 3 शर्तें हैं इस स्कीम की। तो अगर आपको अपना कारोबार शुरू करना है तो महिला ई हार्ट आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यह हमने अभी जो वीडियो देखी उसमें भी जाना। चलिए मान लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई महिला ई हार्ट, उसके तहत आपने अपना सामान ऑनलाइन डाल दिया बेचने के लिए। लेकिन अब आपको बिजनेस कैसे चलाते हैं, अपनी बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना कारोबार और कैसे फैला सकते हैं, आपको ये सब के बारे में नहीं पता। तो ऐसे में जो योजना आपकी मदद कर सकती है वह है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म योजना या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म स्कीम। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस दूसरी स्कीम की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस योजना के तहत आपको बस एक बार ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। जिस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है उस वेबसाइट का नाम है wep.gov.in।
wep.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाइए और रजिस्टर कर दीजिए। बस रजिस्टर करने के बाद आपको अपने कारोबार से संबंधित सारी मदद मिलेगी। आपको टैक्स से संबंधित जानकारी मिलेगी कि आपके कारोबार को कितना टैक्स देना है या नहीं देना है। आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपको बाकी कारोबारों की भी जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपने कारोबार को और फैला सकें और आप बाकी ऐसे सिमिलर कारोबारों के साथ मिलकर और अपनी बिक्री बढ़ा सकें। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना में वह महिलाएं भाग ले सकती हैं जिन्होंने अभी अभी अपना कारोबार शुरू करा है या जिन महिलाओं को अपने कारोबार में जरूरत है मदद की। वह सारी महिलाएं इस योजना के तहत आती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाना है। अब हम तीसरी योजना की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ पे किसी को भी कोई भी प्रश्न है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ दोहराऊं, तो अपना जो माइक है उसे अनम्यूट करके आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भी आपको कोई भी प्रश्न हो आप बिना संकोच के माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी तीसरी योजना है स्वाधार गृह योजना। मान लेते हैं कि कोई महिला है जिनको उनके घर से निकाल दिया गया। उनके परिवार ने क्योंकि वह दहेज नहीं दे पाई इसलिए घर से निकाल दिया। ऐसे में वह महिला कानूनी मदद तो ले ही सकती है, जैसे अभी मेरी सहेली फातिमा ने बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ वह अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना भी शुरू कर सकती है। ऐसी मुश्किलों में फंसी महिलाओं के लिए सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है स्वाधार गृह योजना। ये उन सभी महिलाओं के लिए है जिनके पास सामाजिक और आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी सहयोग नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के तहत आती हैं। पहला, वह महिलाएं जो बेसहारा छोड़ दी गई हैं और जिनके पास कोई भी आर्थिक या सामाजिक मदद नहीं है। दूसरा, वह महिलाएं जो घरेलू हिंसा या पारिवारिक अनबन की शिकार हैं। तीसरा, वह महिलाएं जो HIV एड्स से प्रभावित हैं। चौथा, वह महिलाएं जो अभी जेल से निकली हैं और उनका परिवार या समाज उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और पांचवा और आखिरी, वह महिलाएं जो मानव तस्करी की शिकार बन गई हैं, वह भी इस योजना के तहत आती हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात, इस योजना के तहत महिलाओं को अस्थायी रूप से रहने की जगह दी जाएगी। यहाँ पे आपका खाना पीना, आपका कपड़े का सारी सुविधाएं, आपकी मेडिकल सुविधाएं, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, इन महिलाओं को कौशल बनाया जाएगा। उन्हें अलग अलग स्किल्स जैसे सिलाई, बुनाई, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तीसरी बात, महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और उनकी मानसिक तौर से भी मदद की जाएगी। यह योजना ध्यान में रखती है कि मुश्किल में फंसी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद के साथ ही साथ मानसिक रूप से भी हौसला बुलंद करने की जरूरत होती है। और चौथी अहम बात, यह योजना के तहत उन महिलाओं को कानूनी सहायता भी दी जाएगी एकदम मुफ्त में। तो यह था स्वाधार गृह योजना के बारे में। अब हम जानेंगे हमारी आखिरी योजना के बारे में। यह स्कीम लीगल एड यानी कानूनी मदद से संबंधित है। यहाँ पे कई लोगों को लीगल एड के बारे में काफी प्रश्न भी थे, तो शायद इसके बाद आपके जो ये प्रश्न थे वो खत्म हो जाएंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी सहायता चाहती हैं और आपके पास वकील के पास जाने के पैसे नहीं हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे में आप सारी महिलाएं मुफ्त में कानूनी मदद पा सकती हैं, और वो भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। इसके लिए आप अपनी नज़दीकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जा सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन मदद चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है nalsa.gov.in। यही नहीं, जैसा कि आप शायद पहले भी जानते हो, हमारी लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की एक लीगल एड सेल भी है। आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं।
यदि आपका या आप किसी को जानते हो उनका कोई केस अटका हुआ हो, चाहे कोई ज़मीनी केस हो या फिर कोई तलाक का मुद्दा हो, आप इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी लीगल एड सेल को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी इस सेल में हाई कोर्ट के लॉयर हैं और लॉ के छात्र हैं जो आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी संकेत चिन्ह के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बारे में कई महिलाओं को नहीं पता, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि और कुछ प्रश्न भी पूछे थे यहाँ पे 2-3 महिलाओं ने कि जो महिला घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या दहेज प्रथा आदि जैसी सामाजिक बुराइयों की शिकार बनती हैं, उन्हें ज़्यादातर घर में ही बंद कर दिया जाता है। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें किसी बाहरी इंसान से बात नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में वह महिला क्या कर सकती है? ऐसे में वह महिला अपने हाथ पर, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, एक लाल गोल चिन्ह बना सकती है। आप यह लाल गोल चिन्ह एक लाल पेन से बना सकते हैं, लाल टेप से बना सकते हैं, लाल लिपस्टिक, या फिर आप सिंदूर से भी यह लाल चिन्ह बना सकते हैं। तो जब आप यह लाल गोल चिन्ह बनाएं, आप इसकी एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको और कुछ मदद मांगने की जरूरत नहीं है। यह लाल चिन्ह एक संकेत चिन्ह है कि उस महिला को किसी पुलिस की या फिर किसी और की मदद की जरूरत है। और मान लीजिए कि इस महिला के पास सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है, तो ऐसे में आप महिला सचेत बन सकती हैं। अगर आप कभी भी देखें कि कोई भी महिला एक गुप्त तरीके से आपको यह संकेत दिखा रही है, तो आप तुरंत जान सकते हैं कि उस महिला को मदद की जरूरत है और आप अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकती हैं और बता सकती हैं कि एक महिला है जिनको मदद की जरूरत है। तो इस संकेत चिन्ह को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपकी जागरूकता किसी और की भी जिंदगी बचा सकती है। आप इसके बारे में अपनी बाकी महिला सहेलियों को भी बताइएगा और बाकियों को भी बताइएगा, ताकि वह भी ध्यान रख सके इस चीज के बारे में। तो यह की सारी योजनाएं और सारी कानूनी सहायताएं जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। यह सारी योजनाएं परिवर्तन के चालक हैं। महिलाओं को स्वतंत्र बनाना, उनको जागरूक बनाना और सशक्त बनाने की परिवर्तन की चालक है। लेकिन याद रहे कि यह परिवर्तन। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपको कोई प्रश्न है? मैं आपको सुन सकती हूँ। जी मैम, बोला ना सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, तो वो कौन सी साइट में डाले? जैसे ऐप भी इंस्टा, उधर डालनी है क्या? आप कहीं भी डाल सकते हैं। आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आपके पास कू ऐप है, कौन सा भी आपके पास सोशल मीडिया ऐप है, आप इसकी तस्वीर खींच के डाल सकते हैं। हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, लेकिन याद रहे कि ये जो परिवर्तन के चालक हैं, जो मैंने आपको योजनाएं बताई, जो भी मेरी सहेली फातिमा ने आपको सारी कानूनी मदद बताई, यह तभी मुमकिन है जब आप और हम इनके बारे में जानेंगे, दूसरों को बताएंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं आप सबके साथ कुछ हौसला बढ़ाने वाली सुंदर पंक्तियां शेयर करना चाहती हूँ। यह पंक्तियां हैं: उठो, लड़ो और आगे बढ़ो, अपनी समस्याओं का खुद समाधान बनो, हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतह करो, तुम अबला नहीं नारी, इस बात का अभिमान करो। आज का यह सेशन हमारी लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी की ओर से एक छोटी सी पहल है, एक कोशिश है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर बने और अपना सम्मान करें। किसी और के सम्मान से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपना सम्मान करें और अपनी क्षमताओं का सम्मान करें। तो आज ही एक कदम उठाइए, एक पहल करिए, असली मायने में स्वतंत्र बनिए, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके आर्थिक रूप से सशक्त बनिए। आप सब यह मिलकर भी कर सकती हैं। आप सब महिलाएं मिलकर भी एक कारोबार शुरू कर सकती हैं। जैसा कि अभी दिवाली आ रही है, तो आप सब मिलकर कैंडल या दिया बनाने के बारे में सोच सकती हैं, या फिर आप मिठाई बनाकर उसको भी बेच सकती हैं। और जाने से पहले याद रखिएगा कि आप और किसी को भी जानते हैं जो इस प्रोग्राम में बताई गई चीज़ों का मदद ले सके, तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा कि आप इस सब में अकेली नहीं हैं। सरकार की योजनाएं हैं आपके साथ। हमारी कमेटी LAAC हमेशा आपकी मदद के लिए यहाँ पर है।
आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमारी कमेटी, हमारी जो टीचर्स हैं, आप उन सबकी सहायता ले सकते हैं। जाने से पहले मैं हमारी पूरी कमेटी की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मैं सब यहाँ बीच आए। में सौम्या जी, थैंक यू। मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी। एक क्वेश्चन है, मोस्टली हमारे एनजीओ में ये लेडीज की तरफ से होता है। एक्चुअली वो ससुराल में रहती है या फिर उनको सेपरेट कर दिया जाता है, बट उनको हिस्सा नहीं मिलता है और समाज और परिवार के दबाव में वो चाहती है कि उसको अपना हक मिले, बट या तो पति साथ नहीं देता है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं समाज का दबाव होता है या फिर जो इन लॉज फैमिली होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको उसके राइट्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे कानूनी हक होता है कि जो परिवार का बेटा है उसको घर में जगह या होनी चाहिए, बट वो नहीं मिल पाती है। और एक और मुख्य मुद्दा, अगर लेडी ने डॉटर बर्थ की है, मतलब कि उसकी अगर लड़की है, तो उसके बाद तो उसको बिल्कुल ही इस तरह से ट्रीट किया जाता है और उसको हक नहीं दिया जाता है ये बोल के कि इसके तो लड़की है, इसको कहाँ जरूरत है। तो इस संबंध में भी अगर कुछ होता है तो मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन में या फिर आप मुझे पर्सनली भी इसका बताएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी लेडीज ऐसी आती है जो कि कहीं ना कहीं या तो वो सेपरेट रह रही है, पति से भी अलग, उनको हक नहीं मिल रहा है, या पति के साथ भी रह रही है बट वो कैसे कदम उठाए। समाज के पास जाती है तो समाज का वही रहता है कि आपका घरेलू है, अगर वो कानून के पास जाती है समाज कहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए। तो उनको पहला एक्शन क्या लेना चाहिए कि उनके परिवार वाले उसको उसका और उसकी बेटी को अधिकार दे घर परिवार। जैसे मोस्टली अभी जोधपुर है, राजस्थान में यही समस्या है कि रहने को घर सबसे बड़ी समस्या, और शादी करके जब लड़की जाती है और उसके बाद उसको, और अगर लड़का साथ देता है तो उसको भी निकाल दिया जाता है बाहर, तो वो कैसे अपना अधिकार ले सकते हैं। तमन्ना मैम, क्या आप संपत्ति के मामले के बारे में बात कर रही है, जो महिलाओं को हाँ जी, अपनी संपत्ति नहीं मिल रही? अच्छा, हाँ जी, क्योंकि अगर उसने लड़की उसकी लड़की है तो ये समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप लेती है, क्योंकि ना तो उसको बुलाया जाता है कोई फंक्शन में। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जहां उस लेडी को कहते हैं कि इसको बुलाना नहीं है क्योंकि इसकी लड़की हुई है। मतलब आज का दौर ऐसा है जिसमें क्लियर है कि महिला का कोई दोष नहीं है, बट उसके बावजूद भी लड़की पैदा की है तो उसको हर फंक्शन वगैरह से इग्नोर किया जाता है। उसके बावजूद संपत्ति यह कह के कि इसके तो लड़की है, इसको कहाँ जरूरत है। तो ये तो गलत है ना कि लड़की है तो लड़की और लड़का तो दोनों बराबर है। तो महिलाओं का यही रहता है कि हम लोग क्या कदम उठाएं, जो कि पहला कदम उसी से ही अगर ससुराल वालों को थोड़ा बहुत पता चल जाए और वो या काउंसलिंग या ऐसा कुछ होता है और वो हमें हमारी बच्ची को अधिकार देते, तो ऐसा कुछ होता है। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सी महिलाएं इस चीज को झेल रही हैं। हाँ जी, तमन्ना जी, जो आपने कहा वो सही में एक सामाजिक बुराई है जो हम सब अभी जी रहे हैं, जो बहुत दुखद बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आपने घर की बात कही कि उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, कोई भी सामाजिक या आर्थिक सहायता बिल्कुल नहीं दी जाती है, उसके लिए अभी मैंने एक स्कीम बताई थी, स्वाधार गृह योजना। इसके लिए आप में जो महिला है जिसके पास कोई भी मदद नहीं है, वह जाके मांग सकती है कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए। अभी इस योजना के तहत मुझे खाने पीने के लिए खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और उसको एक घर मिल सकता है जहाँ पे वह रह सकती है। और एक और जरूरी हाँ सौम्या जी, इसमें यूं है ना कि अगर वो महिला अकेली होती है, उसका पति उसके साथ ही है, बट उनको अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी। मेरा नाम अंजलि है, डॉक्टर अंजलि धानवी। इन्हीं बच्चों की मैं टीचर हूँ, उन्होंने शायद पहले बताया होगा आपको। इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारा जो भी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, ठीक है, जो हमारा कानून है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें 2005 के बाद जो अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टियां हैं उसमें बेटियों का अधिकार बेटों के साथ साथ बराबर दिया गया है।
तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, ससुराल में जो प्रॉपर्टी होती है वो तो ऑब्वियसली बेटों के पास होती है, उसके पति की तो प्रॉपर्टी का अधिकार होगा ही उसके पति का, तो वो, और पति की क्योंकि वो अर्धांगिनी है तो उसका भी हक बराबर बनता है, तो उसमें भी उसका अधिकार है। तो कानूनी तौर पे जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है, जो ये कानून है, ये इस कानून में बहुत सी ऐसे प्रावधान है जो कि आप जिन जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये बनाया गया है, तो वो इसे रिलेटेड वो सहायता ले सकती है। तो देखिए, हर चीज का समाधान कानून नहीं होता, पहली चीज तो ये, पर हर चीज के लिए कानून दिया हुआ है। पर सबसे पहले आपकी जो जितनी भी महिलाएं हैं आपके इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, उनको सबसे पहले ये सोचना होगा कि वो खुद भी एक इंसान है। उन्हें पहले अपनी खुद की जो है एग्जिस्टेंस जो है वो समझानी होगी दूसरों को। समझ आ रही है बात? आपने जो अपने इसका रखा है इस एनजीओ का नाम साहस, हमारा साहस, तो वो साहस तभी होगा जब वो साहस से आगे बढ़ के ये कहेंगी कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मुझमें भी लाइफ है। तो और इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे कानूनी जो है मतलब प्रावधान है जो हम आपको मतलब अगर हमें, क्योंकि इसके ऊपर जो है कानून बड़ा ही क्लियर कट है कि क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं उसको, कब कब मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो हम एक सेशन रख सकते हैं, जिससे कि इनसे कानूनी तौर पे जो जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, वो पूरी हो सके। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बेटा है तो ही उसको हक मिलेगा, बेटी है तब भी उसको 2005 के बाद हक मिलता है। जब से वो, ये नहीं 2005 में कानून आया तो कभी से मिलेगा नहीं, उससे पहले से, जब से उसका जन्म हुआ है एज अ बेटी। तो अधिकार, अब यहाँ कानून सिर्फ बराबरी की बात करता नहीं है, बराबरी दिलाता भी है। तो ये सारे बराबर का कानून जो है वो है बने हुए बकायदा। तो आप हमारी कमेटी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप जैसे हमारी लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी है, उनके बच्चे भी आपको सहायता देते हैं इस मामले में, कानूनी दावपेच के मामले में। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर्स जो हैं, जैसे उनको हक नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या रीजन है। अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ जो लेडीज में भी होती है, जैसे अगर कोई मतलब अगर वो खुद ही लॉयल नहीं है अपने शादी के प्रति, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे लेडीज का हक खत्म हो जाता है। लेकिन लेडीज का हक जैसे ही वो शादी करके जाते हैं, तो आजकल स्त्री धन का भी प्रावधान है, जो भी सामान उसको शादी के टाइम मिलता है उस पर उसी का अधिकार होता है। तो इतने अधिकार दे रखे हैं महिलाओं को, बस उनको सबसे पहले ये जानना जरूरी है, महिला खुद एक इंसान है जिसको जीने का पूर्ण अधिकार है। वो किसी की, देखिए अर्धांगिनी का मतलब अलग होता है, वो किसी की स्वाधीनता में नहीं रह सकती, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। अर्धांगिनी बराबर का हक को कहलाते हैं, आप उसका बेटर हाफ हो, ठीक है ना। और आजकल तो अब नया टर्म भी काम आ गया, बेस्ट हाफ। तो आप जब तक वो मनुष्य, जो आपका हस्बैंड पूरा नहीं है, जब तक आप नहीं हो, तो आपको पहले अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत समझनी होगी, और उसके बाद ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। और ये लड़ाई नहीं है, हम उनको पहले समझा सकते हैं अपने तरीकों से। देखिए, हर चीज को लड़ाई से जीता नहीं जाता, आप हमें उन्हें समझाइए, फिर अगर वो नहीं माने तब तो ऑब्वियसली हमें कानून की सहायता मिल सकती है हर मुमकिन तौर पे। तो ये थैंक यू अंजलि मैम। मैंने ये सवाल इसीलिए उठाया क्योंकि हमारा साहस की थीम ही यही है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने पाँव पे खड़े हो और आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। ये चीज मैं बताती हूँ, बट यही है कि जो लेडीज अभी इस सेमिनार में अपने साथ जुड़ी हुई है, तो वही बात जैसे है आपसे सुन के, और उनको वो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, जो मैम कह रहे थे वही चीज कानून में भी है। और हम, आपने जैसे बताया वही चीज मैं इनको कहती हूँ वैसे, कि पहले जो है आपसी बातचीत से अगर कुछ हो सकता है तो पहल वो है, बट उसके लिए भी आपको खुद को मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। और देखिए तमन्ना जी, मैं अपनी हर पॉइंट में यही बात, अपने हर मतलब वर्कशॉप में, सेमिनार में यही बात रखती हूँ कि जो औरत के पास है, जो एक महिला कर सकती है, वो खास बात मैं कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम लोग अपनी मदद की बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हमें खुद में वो चीज, वो शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। मेरा तो आप सभी स्त्रियों से यही कहना है कि आप सब
के जो बच्चे हैं, हम तो ये कहते हैं ना कि बच्चे, माँ अपने बच्चे को भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करता है कि नहीं? हम इतना समझते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जब तक वो नहीं रोएगा तब तक हम उसको फीड नहीं करेंगे। उसी तरीके से, और देखिए, जो शक्ति एक महिला में है वो किसी भी पुरुष में नहीं है। महिला आज हर काम पुरुष का कर सकती है, लेकिन पुरुष महिला का काम, माँ बनने का, वो पुरुष नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ महिला के पास ही शक्ति है। तो आप सोच सकती हैं कि कितनी अब साहस हमें है। हमें साहस मांगने की या कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर ही वो साहस है जो हमें बाहर निकालना है। अब कल को देखिए, आपके बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे लड़ पड़ती हैं अगले से। जब बच्चे के लिए आप लड़ पड़ती हैं, जब बच्चे के लिए आप बोल सकती हैं, इसका मतलब आप में जबान और इमोशंस तो है ही है। तो आप अपने लिए भी बोलिए, क्योंकि ये कहावत भी है, भगवान उनकी मदद सबसे पहले करता है जो खुद की मदद कर सकता है। वी हैव हर्ड दिस थिंग, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब तक आप ये नहीं करोगे खुद की मदद, तब तो भगवान भी नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो आपको पहले अपना भगवान बनना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो ये बच्चे हैं वो कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी महिलाएं, अब ये सारी जो है, इसमें काफी गर्ल्स भी हैं, जो हमारी कमेटी है उसमें काफी गर्ल्स भी हैं। तो वो यही कोशिश चाहती हैं, वो यही करती हैं कि हम में वो जज्बा जगाएं कि हम लोग हमारी खुद की रिस्पेक्ट कर सकें, हमारी खुद की वैल्यू कर सकें। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे, आदमी कैसे अपनी वैल्यू करवाता है, उसको अगर आप कुछ ऐसा कह दो तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। मैं आपको उनके खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, पर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि उस तरह का ईगो आपको भी रखना चाहिए। ये नहीं कह रही आप उनके सामने बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, पर आप एटलीस्ट उनको ये रियलाइज कराएं कि मैं भी एक इंसान हूं जैसे आप एक इंसान हैं। उन्होंने जो ये 2 नंबर्स दिए हैं, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। पर हाँ, जो कानूनी सलाहें जितनी भी इन्होंने आपको बताई हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है या जो भी है, उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कानून आपके लिए, अपनी मदद के लिए बनाए हुए हैं। ये सिर्फ आपकी और किसी और, मतलब या हमारी मदद के लिए है। इसका दुरुपयोग भी करना, वो भी कानूनी तौर पे जुर्म है। तो आप अगर वाकई में इस चीज से ग्रसित है या पीड़ित है, तो आप इसका उपयोग कर सकती है, उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करिएगा। और जिसको भी जरूरत होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपसे जुड़ी हुई जो महिला है उन्हीं को जरूरत है, आपसे आगे जितनी भी महिलाएं हैं, आपसे जुड़ी हुई जितनी महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको आप ये बताए हुए हैं। हमारा भारत जो है, उन्होंने अपने संविधान में हर एक को बराबरी का हक दिया है, और सिर्फ हक दिया नहीं है, उसको सार्थक रूप में लाने के लिए वो कानून भी बनाए हैं। बस अब ये है कि उस कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत है, और हर चीज का सही इस्तेमाल जो है वो ही उसको सही रास्ता दिखाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। आप अगर और भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो ये 2 नंबर दिए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है, लीगल इशू है, जैसे जैसे अडॉप्शन का भी आपने बच्चे से रिलेटेड है कि हम लोग को सारी चीजें ऑनलाइन करनी पड़ती हैं। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। बात बाहर जाके सोल्यूशन हो, ये सबसे बड़ी चीज है। मैम, आपकी आवाज गई थी 10 सेकंड के लिए। ओके, अब अभी ठीक है? अभी आ रही है? Am I audible? हाँ मैम, अभी आ रही है। ओके मैम, Am I audible now? यस मैम। ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप ये प्रोग्राम आपने देखा, आपने मतलब हमारी इस स्टेप को सुना अच्छे से, तो सुनना, यहाँ पे सिर्फ 2 कान जो दिए उनका प्रयोग मत करिएगा कि एक से सुन के दूसरे से निकालने का। आप आगे से आगे जो वो मूवी है सलमान खान की, जिसमें वो कहता है कि आगे से आगे 3 लोगों को बताइए। ये तो सबने देखी होगी मूवी, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, जय हो है कौन सी है, जिसमें वो कहता है कि आप 3 लोगों को और परोपकार करिए। तो जो चीज आपको पता है, अब आगे और जाके बताइए। हमारे बच्चे जो इतना काम कर रहे हैं, हम बस ये चाहते हैं उनका काम जो है वो सार्थक हो जाए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोगों को बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जो जिस चीज की जरूरत है।
नारी एक शक्ति है और उसको आप ये रियलाइज करवा रहे हैं कि आप एक शक्ति हो और आप में एक शक्ति है, आप खुद एक शक्ति हो। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये 2 नंबर हैं, अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए हो तो आप इन नंबर पे फोन कर सकते हैं और हमारी कमेटी की सहायता ले सकते हैं। हम आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे।